नमस्कार। मैं आपकी बायोलॉजी टीचर हूं और आज मैं आपको कक्षा 12 के एक बहुत ही ब्यूटीफुल, कंसेप्चुअल और हाईली स्कोरिंग चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के पूरे साइंटिफिक सफ़र पर ले जाने वाली हूं। क्या आपने कभी सीरियसली सोचा है कि नेचर ने फूलों को इतना कलरफुल, अट्रैक्टिव और फ्रेग्रेंट क्यों बनाया? ये सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए नहीं है, बल्कि ये प्लांट्स की रिप्रोडक्टिव सक्सेस से जुड़ी एक वेरी स्मार्ट बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है। दरअसल फूल पौधों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। आज हम इसी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि बीज बनने से पहले पौधे क्या-क्या तैयारी करते हैं और कैसे पूरा प्री फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप काम करता है। तो फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ये चैप्टर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो एग्जाम में मार्क्स अपने आप आएंगे। आज हम एंजियोस्पर्म्स यानी आवृत बीजी पौधों के रिप्रोडक्शन साइकिल को समझने वाले हैं। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखने की है कि फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, बल्कि वे पौधों के स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। इस पूरे चैप्टर में हम ये एनालाइज करेंगे कि एक फूल कैसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से गुजरता है और अंत में फ्रूट और सीड फॉर्मेशन तक पहुंचता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस लाइफ साइकिल डायग्राम को ध्यान से देखिए। रिप्रोडक्शन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला उद्देश्य है अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना, दूसरा उद्देश्य है स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखना, और तीसरा, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है वेरिएशन। लैंगिक प्रजनन वेरिएशन लाता है, और यही वेरिएशन किसी भी स्पीशीज के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए सबसे ज़रूरी फैक्टर होता है। अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एक सिंगल डिजीज पूरी पॉपुलेशन को वाइप आउट कर सकती है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो फूल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक्चुअल साइट होता है। फूलों का ब्राइट कलर, प्लेजेंट फ्रेग्रेंस और मधुरस या नेक्टर कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये सब एक प्लान्ड मैकेनिज्म है ताकि परागणकर्ता या पॉलिनेटर्स जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स अट्रैक्ट हों और पॉलिनेशन इंश्योर हो सके। अब सवाल ये है कि एक सीड बनने के लिए फूल के अंदर कौन-कौन से पार्ट्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड होते हैं। चलिए अब फ्लावर की इंटरनल मशीनरी को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक आइडियल फ्लावर में 4 मेन व्हर्ल्स होते हैं। व्हर्ल्स मतलब गोलाकार परतें। सबसे बाहर होता है कैलिक्स, जिसे हम बाह्य दल कहते हैं, और इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, खासकर बड स्टेज में। इसके अंदर होता है करोला यानी रंगीन पंखुड़ियाँ, जिनका काम इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना होता है। ये दोनों मिलकर सहायक अंग, एक्सेसरी ऑर्गन्स कहलाते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते। इसके बाद आते हैं एंड्रोशियम, पुमंग यानी नर जनन अंग, और गाइनोशियम, जायांग यानी मादा जनन अंग, जो एक्चुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स या निषेचन पूर्व संरचनाएं कौन-कौन से होते हैं। नर जनन अंग को हम स्टेमन, पुंकेसर कहते हैं, जहां पोलन ग्रेन्स बनते हैं। मादा जनन अंग को हम पिस्टल या कार्पल, स्त्री केसर कहते हैं, जहां ओव्यूल या बीजांड सुरक्षित रहता है। अब सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमन को डिटेल में समझते हैं। स्टेमन या पुंकेसर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला है फिलामेंट, तंतु, जो एक लंबा स्टॉक होता है और थैलेमस या पुष्पासन से जुड़ा रहता है। दूसरा है एंथर, परागकोश, जो ऊपर की ओर स्थित एक द्विपालिक या बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। बच्चों, परागकोश केवल 2 भागों वाला नहीं होता, ये डाइकीकस 2 पालियों वाला और टेट्रागोनल 4 कोनों वाला होता है। इसके चारों कोनों पर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जो आगे चलकर पोलन सैक्स, पराग पुटिकाएं बनती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 परतें होती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, फिर एंडोथीसियम, अंतस्थिसियम, फिर मध्य परतें, मिडिल लेयर्स, और सबसे अंदर टैपेटम। बाहरी 3 परतें सुरक्षा प्रदान करती हैं और परागकोश के फटने यानी डिहिसेंस, खुलना में सहायता करती हैं। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा समझिए। टैपेटम केवल सुरक्षा परत नहीं है, बल्कि ये एक बायोकेमिकल फैक्ट्री है। ये विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण, न्यूट्रिशन प्रदान करता है। टैपेटम की कोशिकाओं में घना जीव द्रव्य होता है और ये अक्सर बहुकेंद्रकीय या मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, ताकि पोषण तेजी से दिया जा सके। अब हम उस प्रक्रिया पर आते हैं जहां वास्तव में परागकण बनना शुरू होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस
जिसका अर्थ है लघु बीजाणुओं का निर्माण। लघु बीजाणुधानी यानी माइक्रोस्पोरांजियम के केंद्र में एक विशेष ऊतक होता है जिसे स्पोरोजेनस टिश्यू या बीजाणुजन ऊतक कहते हैं। इस ऊतक की प्रत्येक कोशिका आगे चलकर पीएमसी पोलन मदर सेल या पराग मातृ कोशिका बन जाती है। पीएमसी द्विगुणित होती है यानी 2n। जब इसमें मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन, जिसका मतलब है क्रोमोसोम आधे हो जाना होता है, तो 4 हैप्लॉइड n कोशिकाएं बनती हैं। इन 4 कोशिकाओं के समूह को कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड या लघु बीजाणु चतुष्क। यही 4 लघु बीजाणु आगे चलकर परागकण बनने की नींव रखते हैं। अब बच्चों, ये जो परागकण बनता है वही पौधे का मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मकोद भेद होता है। सरल शब्दों में कहें तो परागकण वो संरचना है जो आगे चलकर नर युग्मक या मेल गैमीट्स बनाएगी। परागकण सामान्यतः गोल या अंडाकार होते हैं और इनकी दीवारें बहुत ही विशेष और मजबूत होती हैं। अब यहाँ एक एग्जाम फेवरेट कॉन्सेप्ट आता है। परागकण की बाहरी दीवार को कहते हैं एक्साइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से। स्पोरोपोलिनिन को याद रखिए, ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ या हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस माना जाता है। इस पर न तेज अम्ल असर करते हैं, न उच्च तापमान, न ही एंजाइम। इसी कारण परागकण हजारों वर्षों तक फॉसिल या जीवाश्म के रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। जहां एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता, उस स्थान को कहते हैं जर्म पोर, जनन छिद्र। यहीं से आगे चलकर पोलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका बाहर निकलती है। परागकण की अंदरूनी दीवार को कहते हैं इंटाइन यानी आंतरिक परत, जो सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है और अपेक्षाकृत नरम या सॉफ्ट होती है। परिपक्व परागकण में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक कायिक कोशिका या वेजिटेटिव सेल, ये बड़ी है और इसमें बहुत सारा भोजन जमा होता है। 2 जनन कोशिका या जेनरेटिव सेल, डायग्राम में देखिए, ये छोटी और तरकु रूप या स्पिंडल शेप्ड होती है जो कायिक कोशिका के जीव द्रव्य में तैरती रहती है। 60% रूल। 60% आवृतबीजी पौधों में परागकण इसी 2 कोशिकीय चरण में झड़ते हैं। परागकण की वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता तापमान और आर्द्रता ह्यूमिडिटी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए धान में परागकण केवल 30 मिनट जीवित रहते हैं, जबकि रोजेसी फैमिली में ये महीनों तक जीवित रह सकते हैं। यदि परागकणों को लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए तो इन्हें पोलन बैंक या पराग बैंक में वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जहां पार्थेनियम या गाजर घास एलर्जी पैदा करता है, वहीं पश्चिमी देशों में पराग की गोलियां एथलीट्स द्वारा परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती हैं। अब हम फूल के सबसे जटिल और महत्वपूर्ण भाग गाइनोसियम की ओर आते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। पहला स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र, ये परागकणों के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। दूसरा स्टाइल यानी वर्तिका, एक नलीनुमा संरचना जिससे होकर पोलन ट्यूब नीचे जाती है। तीसरा ओवरी यानी अंडाशय, सबसे निचला और फूला हुआ भाग जहां बीजांड सुरक्षित रहता है। यदि फूल में केवल एक स्त्री केसर हो तो उसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी यानी एक बीजपत्रीय। यदि कई स्त्री केसर हों तो मल्टीकार्पिलरी। अगर कई स्त्री केसर आपस में जुड़े हों तो सिनकार्पस यानी पपायर यानी अफीम का पौधा। अगर वे स्वतंत्र हों तो एपोकार्पस यानी माइकेलिया यानी चंपा का पौधा। इस डायग्राम को देखिए, ये एक एनाट्रोपस यानी उल्टा या मुड़ा हुआ बीजांड है। इसके मुख्य भाग हैं फ्यूनिकुलस, बीजांड को प्लासेंटा से जोड़ने वाला डंठल, हिलम, जहां फ्यूनिकुलस जुड़ता है, अध्यावरण, इंटेड्यूमेंट्स, सुरक्षात्मक आवरण, माइक्रोपाइल, छोटा छिद्र जहां से पोलन ट्यूब प्रवेश करती है, बीजांडकाय, न्यूसेलस, भोजन संग्रह करने वाला ऊतक, निभाग, चलाजा, माइक्रोपाइल की विपरीत स्थित भाग। न्यूसेलस की एक कोशिका बन जाती है एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल 2n या गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। इसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 मेगास्पोर्स गुरु बीजाणु बनते हैं। 4 में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं, केवल एक सक्रिय रहता है। इसी को कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यानी एक बीजाणुज विकास। सक्रिय गुरु बीजाणु का न्यूक्लियस 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियाई में विभाजित होता है। ये विभाजन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, अर्थात न्यूक्लियस बढ़ता है पर सेल बॉल तुरंत नहीं बनती। अंत में हमें मिलता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर। एग अपैरेटस, एक एग प्लस 2 सिनर्जिड्स। एंटीपोडल्स, 3 कोशिकाएं।
सेंट्रल सेल, ये भ्रूणपोष की सबसे बड़ी कोशिका है। 3 ऊपर प्लस 3 नीचे प्लस 1 बीच में बराबर 7 कोशिकाएं। लेकिन बीच वाली केंद्रीय कोशिका में 2 ध्रुवीय केंद्रक या पोलोन्यूक्लियाई होते हैं। इसीलिए ये 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना कहलाती है। यही स्ट्रक्चर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पराग कणों का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना परागण यानी पॉलिनेशन कहलाता है। स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, यदि पराग कण उसी फूल या उसी पौधे के दूसरे फूल पर गिरें। परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन, यदि वे दूसरे पौधे के फूल पर जाएं, हवा, पानी या कीटों के माध्यम से। इस टेबल को याद कर लीजिए, यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं। लघु बीजाणु परागकण, माइक्रोस्पोर, पॉलिन ग्रेन, एन हैप्लॉइड। सक्रिय गुरु बीजाणु एक्टिव मेगास्पोर, एन हैप्लॉइड। पराग मातृकोशिका PMC 2N डिप्लॉइड। बीजांडकाय न्यूसिलिस 2N डिप्लॉइड। भ्रूणपोष एंडोस्पर्म 3N ट्रिप्लॉइड। ये निषेचन के बाद बनता है। की टर्म्स टैपेटम पोषण, स्पोरोपोलिनिन सबसे कठोर, फिलिफॉर्म अपैरेटस पॉलिन ट्यूब यानी पराग नलिका का मार्गदर्शक। तो बच्चों, आज हमने निषेचन से पहले की पूरी तैयारी स्टेप बाय स्टेप समझ ली। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट समझते रहिए और बायोलॉजी से दोस्ती बनाए रखिए।